डिस्कवरी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, डिस्कवरी आईएएस भारतीय राज्य व्यवस्था की पीवाईक्यू सीरीज चला रहा है, जिसमें फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मूल अधिकारों के चैप्टर को। इसके ऑलरेडी हमने 2 पार्ट को डिस्कस कर लिया है। आज हम इसका अंतिम भाग 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, इधर उधर की बेजा बातों के बजाय सीधे चलते हैं डिस्कशन की तरफ। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक चतुर्वेदी और आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की पीवाईक्यू सीरीज को, जो कि आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज है। तो इसके पहले प्रश्नों की तरफ चले, वही छोटा सा रिक्वेस्ट, छोटा सा अनुरोध, लाइक करते चलिएगा, सब्सक्राइब करते चलिएगा और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं सीधा अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, अपने पिछले लेक्चर में कुछ एक प्रश्न को छोड़ दिया था अपने आज के इस डिस्कशन के लिए। क्यों छोड़ा था यह मैं अभी बताता हूं। लेक्चर जो है वह लेंदी हो गया था, काफ़ी बड़ा हो गया था, तो उसको वहीं पर सीमित कर दिया गया था, क्योंकि यह प्रश्न जो था यह काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाला प्रश्न है। विभिन्न रीटें यहाँ पर आ गई, सभी के नाम आ गए, तो जाहिर सी बात है हम लोग जैसे ही कुछ नया देखते हैं तो उनके बारे में पूरी तरीके से सारी बातें हम लोग वहाँ पर कर लेते हैं। इसीलिए हमारा लेक्चर जो है औरों की तुलना में ज़्यादा लंबा होता है, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहती कि कहीं से कुछ भी छोड़े ना। पेपर आए, यहाँ भले हम आपका समय ले लें, लेकिन जब आप पेपर देने बैठे तो वहाँ पर हर क्वेश्चन पर आपको मैक्सिमम 1 से 2 से 3 से 10 सेकंड 15 सेकंड में हार्डली आपका इन्वेस्ट हो। ठीक है, मतलब वही इन्वेस्ट हो टाइम जितना समय प्रश्न को पढ़ने में जाता है। तो चलिए चलते हैं सीधा प्रश्न को पढ़ते हैं, क्यों इधर उधर की बातें करें। ठीक है, लाइक करते चलिएगा भाई लोग। सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है, विभिन्न याचिका या रीटें हैं, इनको बताना है कि इनके अंतर्भूत या इनके अंदर उद्देश्य क्या है इन सभी का। ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण पूर्णतया सूचित कीजिए। परमादेश किस अधिकार से। प्रतिषेध हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण हमें शरीर चाहिए। अधिकार परीक्षा अधीनस्थ न्यायालय का लेख। जल्दी जल्दी पढ़ दिया क्योंकि पूरा डिटेल से बताना है। ठीक है, ऑप्शन है ए 2 4 5 3 1, सी 4 3 5 2 1, सी 4 3 5 1 2, या डी 4 5 3 1 2, या ई 3 2 1 5 4। बताइए कौन सा इसमें सही विकल्प होगा। अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं, कुछ पढ़ाया नहीं आपको। सिंपल सी बात है, ऐसे समझिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है यह होता है हमें शरीर चाहिए। ठीक है, परमादेश यह होता है कि बताइए किस अधिकार से, नहीं, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध क्या होता है बताइए। प्रतिषेध जो है एक अधीनस्थ न्यायालयों का लेख होता है। उत्प्रेषण क्या होता है। उत्प्रेषण का अर्थ होता है पूर्णतया सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा क्या होती है, तो किस अधिकार से। मिलाते हैं, सबसे पहले का बताइए, चौथा तीसरा कौन सा होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए, चौथा नंबर सबसे पहले। 2 ऑप्शन में केवल चौथा नंबर है, 3 ऑप्शन में है चौथा नंबर भाया। ठीक है, तो परमादेश को चाटते हैं। परमादेश क्या है, हम आदेश देते हैं। ठीक है, तो यानी कि बी वाले का तीसरा देखिए किसमें है, देखिए। अच्छा, अब तो 2 हुआ, कोई बात नहीं। अब प्रतिषेध का क्या होगा, अधीनस्थ न्यायालयों का लेख है। सी का पांचवा अभी भी 2 है। अच्छा, कोई बात नहीं। उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित कीजिए, सी का 1। अब देखिए, अब तो पता चल जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, 4 3 5 1 2 रटा हुआ है, 4 3 2 1 0। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए फिलहाल हम लोग बात करते हैं विभिन्न रीटों के बारे में। देखिए, रीटें जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, संविधान की आत्मा इनको बोला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसके बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में बात की। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है वह विभिन्न रीटें जारी कर सकता है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही क्यों, अनुच्छेद 226 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि हाई कोर्ट भी जो है वह विभिन्न रीटें जारी कर सकता है। और एक बात बताता हूँ, हाई कोर्ट का अधिकार कहीं कहीं पर रीटों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा है। कैसे, ये जब हम 226 को डिस्कस करेंगे तब आपको बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर समझिए, रीटों को यहाँ पर हमें समझना है, इन सब रीटों को समझना है। तो चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं। इन्हीं रीटों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों को हमेशा सुरक्षा प्रदान करता रहता है। तो स्लाइड्स हैं, छोटी छोटी स्लाइड्स हैं, सभी के लिए छोटा छोटा बना दिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको बोला जाता है हैबियस कॉर्पस, अंग्रेजी नाम भी इनका ध्यान रखते चलिएगा, क्योंकि प्रश्नों में कभी कभी हैबियस कॉर्पस या फिर यूं कह लीजिए तो ऐसे लिख के आ जाता है हैबियस कॉर्पस।
अब आप तो रट के गए हैं कि भैया अंग्रेजी वाला हमें देखना नहीं, हम हिंदी वाला। रीटों के संदर्भ में थोड़ा सा अवेयर होके जाइएगा, सभी के इंग्लिश वाले नाम को भी याद करके चलिएगा, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या इसको बोलते हैं हैबियस कार्पस। पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूं क्योंकि पेन के कलर जो है वो हम मैच कर जा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, सबसे पहले 3 तत्व होते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति, एक अधिकारी जो उसको गिरफ्तार करता है, न्यायालय या फिर न्यायाधीश होता है। 3 व्यक्ति होते हैं इसके अंदर महत्वपूर्ण। एक व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, उसकी गिरफ्तारी के लिए आदेश किसी अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है, तो न्यायालय उस अधिकारी को यह आदेश देता है, न्यायाधीश उस अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह उसकी कोर्ट में उस गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करे। अब अधिकारी जो है उस गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी कोर्ट में पेश करता है। पेश करने के साथ साथ वह उसको कैद में रखने की वजह बताता है कि किन किन वजहों की वजह से उसको कैद में रखा गया है। अब उसके वजहों के यानी कि उसके कारण से अगर कोर्ट जो है सेटिस्फाइड है, यानी कि न्यायाधीश अगर सेटिस्फाइड है तब तो कैद को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो तुरंत जो है बंदी को छोड़ने का आदेश जो है वह न्यायालय दे देगी। वहीं कोर्ट से वह व्यक्ति जो बिना जेल जाए अपना फ्री होकर के चला जाएगा अपने जहां भी उसको जाना होगा। यह है हैबियस कॉर्पस या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद है मैंडमस या जिसको परमादेश बोला जाता है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या हुआ, गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने लाया गया, तो इसको क्या बोला गया, हमें शरीर चाहिए, ठीक है, यह होता है इसका मतलब। या फिर इसको बोलते हैं टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। फिलहाल परमादेश या फिर मैंडमस रिट बोला जाता है इसको, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है परमादेश को, अभी हमने देखा ना, हम आदेश देते हैं। किसे आदेश देगी, न्यायपालिका, बताइए, न्यायपालिका है, किसी को भी आदेश दे सकती है ना। लेकिन फिलहाल वह अगर याचिका परमादेश याचिका के तहत आदेश जारी कर रही है या फिर मैंडमस रीट के तहत आदेश जारी कर रही है, तो वह आदेश जारी करेगी किसे, बताइए, सरकारी जो ऑफिशियल अधिकारी है ना उनके खिलाफ, जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ, जरूरी नहीं सरकारी हो, अधिकारी वर्ग के खिलाफ जो है यह आदेश, या कार्यपालिका के खिलाफ यह आदेश जारी किया जाता है। उनसे जवाब सवाल किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से अपने कार्य क्षेत्र से जाकर के बाहर कार्य कर रहे हैं। न्यायपालिका उनको, अगर कोई व्यक्ति कोई अधिकारी है, वह अपने, मान लीजिए कि आप कहीं के डीएम बन गए, बन जाइए, अच्छी बात है, कहीं के डीएम बन गए। अब आप बन गए इस पर्टिकुलर ए जिले के, ए दिल्ली के डीएम बन गए, क्या कहते हैं, बनारस के डीएम बन गए, आप वाराणसी के डीएम बन गए, ठीक है। अब आप वाराणसी के अंतर्गत ही कार्य करेंगे ना। वाराणसी के डीएम है, आदेश दिया आपने इलाहाबाद में कुछ इधर उधर करने का या प्रयागराज में कुछ इधर उधर करने का, तो नहीं, वहीं पर यह परमादेश रीट आएगी और कहेगी कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहते हुए कार्य करिए, मतलब जितनी आपकी शक्ति है आप उसी शक्ति के अंतर्गत कार्य करिए। यही है परमादेश या मैंडमस रीट, ठीक है, जिसमें कहा गया कि हम आदेश देते हैं, वी कमांड, ठीक है। नेक्स्ट और अगले पार्ट को देखते हैं, अगली रीट को देखते हैं, प्रतिषेध या प्रोहिबिशन बोला जाता है। इसके साथ साथ एक रीट और जानते चलिए, उत्प्रेषण रीट, अभी हम अगले पार्ट में देखेंगे। कंफ्यूज लोग इन्हीं दोनों में होते हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक व्हाइट पेपर लेता हूँ, इसके पहले कि प्रतिषेध क्या है उत्प्रेषण क्या है उसको समझे, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। लिख देता हूँ मैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, यह दोनों रिटों के नाम लिख दिए मैंने, ठीक है। प्रतिषेध रिट क्या होती है, मान लीजिए कि दोनों रिटें जो है वह न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्थाओं के लिए जारी किए जाते हैं, ठीक है। अब केस कोई है, कोई मुकदमा है, ठीक है, मान लीजिए कोई मुकदमा है, यह मुकदमा जब चल रहा होगा तब तो प्रतिषेध रिट जारी की जाएगी, जब चल रहा होगा मतलब कंटिन्यू चल रहा होगा, उसकी सुनवाई हो रही होगी, ठीक है। एक आज हुई, ऐसा नहीं कि आज ही सुनवाई हो रही, आज ही यहाँ सुनवाई शुरू हुई, आज ही वहां पर प्रतिषेध हो गया, नहीं, चल रहा है, आज डेट पड़ गई, कल डेट पड़ गई, परसों डेट पड़ गई, अलग अलग तारीखें पड़ती रहीं उसकी, मतलब मुकदमे में निर्णय नहीं हुआ है, तब तक तो प्रतिषेध रिट जारी की जाएगी। लेकिन जैसे ही निर्णय हो गया तो निर्णय होने के बाद जो रीट जारी की जाएगी उस अधीनस्थ न्यायिक संस्था के ऊपर या फिर न्यायपालिका के ऊपर, वह जारी की जाएगी उत्प्रेषण रीट। क्यों, निर्णय के प्रभावों को समाप्त करने के लिए, ठीक है, समझ में आई बात। जब चल रहा होगा तब प्रतिषेध रीट, जब खत्म हो गया होगा तब उत्प्रेषण रीट, ठीक है। चलें अब देखिए, अब स्लाइड पे नजर डालते हैं। प्रतिषेध रीट या इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन रीट, ठीक है, किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध इसको जारी किया जाता है। इसके माध्यम से न्यायालय के
न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल करके कार्य करने से, इसके माध्यम से न्यायालय जो है वह, यहाँ पे एरर टाइप में लिखा हुआ है, यहाँ लिखना चाहिए था इसके माध्यम से न्यायालय न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल करके कार्य करने से रोकती है। कौन सी न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय होती है, जो ऊपर की न्यायालय, जो सुपीरियर कोर्ट होती है, वह रोकती है। ठीक है, देखिए प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है तथा विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इस प्रतिषेध रिट का उपयोग नहीं हो सकता है। नोट करते चलिएगा एक एक चीज। उसके बाद आता है सर्टियोरी या फिर उत्प्रेषण रिट जिसे बोला जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है उसको रोकने के उद्देश्य से यह रिट जारी की जाती है। अंतर वही है, प्रतिषेध रिट उस समय जारी किया जाता है जब कोई कार्यवाही चल रही हो और इसका मूल उद्देश्य होता है कार्यवाही को रोकना, और उत्प्रेषण रिट कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्यों से जारी की जाती है। समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं आपसे। सबसे लास्ट में है अधिकार परीक्षा या जिसे बोला जाता है क्यों वारंट। वारंट आ गया ना, तो अब इसको वारंट को समझिए। वारंट का अर्थ क्या होता है? आप पूछते ना वारंट आ गया तुम्हारे खिलाफ, तो किस अधिकार से वारंट आ गया, बस समझ जाइए किस अधिकार से। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक, अभी आपने पढ़ा होगा कुछ समय पहले, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक व्यक्ति थे, अध्यक्ष थे लोक सेवा आयोग के, उनके खिलाफ यह रीट जारी की गई थी क्योंकि वह जिस पद पर थे, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर थे, वह उस अध्यक्ष पद को धारित करने वाली जो न्यूनतम योग्यता है ना, वह संदेहास्पद थी उनकी। ठीक है, वह उस योग्यता को धारित नहीं कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ वहाँ की कहीं कहीं की मार्कशीटें वगैरह कुछ लगा तगा के अपना जुगाड़ करके उस पद तक वो पहुंच गए थे, तो उनके खिलाफ यह अधिकार परीक्षा जारी की गई थी, रीट। अब समझे इसका मतलब, मैंने ये बात छोटी सी क्यों बताई आपको। देखिए होता क्या है कि कोई अधिकारी, मान लीजिए कि कहीं पर ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है किसी पद के लिए, और आप 12 पास के बाद जो है अपना जुगाड़ तिगाड़ फिट करके वहां पर उस पद पर नियुक्ति पा लेते हैं। ठीक है, वैसे ऐसा करिएगा मत, गलत काम है, आपके खिलाफ यह रीट जारी हो सकती। तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ यह क्यों वारंटो रीट जारी होती कि आप किस प्राधिकार से इस पद पर बैठे हैं इसकी सूचना दीजिए। ठीक है, तो किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध यह रीट जारी की जाती है, जिसका अर्थ होता है आपका क्या प्राधिकार है। ठीक है, चले समझ गए होंगे आप लोग सभी कुछ। चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। अब सभी वही हैं, कोई अंग्रेजी भाग है कोई हिंदी भाग है, बस वही है। निम्नांकित में से सभी वही नहीं, आगे आने वाले 1-2 क्वेश्चन, लेकिन समझना और सुनना जरूरी है क्योंकि मैंने रखा हुआ है तो आपको भी पता है कि जरूरी होगा। अब यहाँ देखिए इंग्लिश वाला पार्ट आ गया ना, कंफ्यूज करने वाला, इसीलिए बने रहिए और लाइक करते चला करिए यार। पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा गला फट जाता है चिल्लाते चिल्लाते, आप लोग आए शांति से देखा चले गए। पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, बी परमादेश, बी कमांड, सी प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, अधिकार परीक्षा बाई व्हाट अथॉरिटी। सिंपल सी बात है, आसान सा है। प्रतिषेध का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। कहां से हो गया बताइए, प्रतिषेध का टू बी सर्टिफाइड हो गया। टू बी सर्टिफाइड किसका होता है बताइए, बोलिए। टू बी सर्टिफाइड सर्टियोरी का होगा ना। कहाँ सर्टियोरी, यानी कि उत्प्रेषण रिट का अंतर्गत आएगा ना टू बी सर्टिफाइड, प्रतिषेध में नहीं आएगा। बाकी सभी सही सुमेलित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमें शरीर चाहिए। परमादेश, हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा, आप किस प्राधिकार से हैं। उत्प्रेषण बताइए, पूर्णतया सूचित कीजिए। प्रतिषेध बताइए, कमेंट कर दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ए प्रतिषेध, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण, डी अधिकार परीक्षा या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। बताइए पोस्टमार्टम, बोलिए बोलिए बोलिए। ऑप्शन नंबर ई सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा को आप देखेंगे तो उत्प्रेषण आदेश जारी होने के बाद री एग्जामिनेशन करता है उस आदेश का। ठीक है,
अधिकार परीक्षा कोई किसी पद पर बैठ जाएगा तो उसके पद से संबंधित योग्यता के बारे में पूरी जांच पड़ताल करता है। तो क्या हो गया, यह दोनों क्या हो गया, यह दोनों या इन दोनों को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट या याचिका को कहा जाता है ए हैबियस कार्पस, बी मैंडमस, सी प्रोहिबिशन या फिर डी को वारंटो। बताइए क्या कहा जाएगा। परमादेश। परमादेश किसे बोलते हैं, मैंडमस को। क्या होता है, कैसे होता है, सभी के बारे में अभी डिटेल से बात करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। विभिन्न जो है दो सूचियां हैं, एक तरफ विभिन्न अनुच्छेद हैं, एक तरफ इनमें आने वाले प्रावधानों, नीचे दिए विकल्प के माध्यम से इनको सुमेलित करना है। कर लेते हैं। अनुच्छेद 16 का 2, किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 का 2, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 का 1, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का उन्हें मौलिक अधिकार होगा। डी अनुच्छेद 31 का 1, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन है ए 2431, बी 3124, सी 2134 या डी 2421। 2421 कहीं कहीं चीजें थोड़ी सी ना अटपटी हो जाती है टाइपिंग के टाइम पे, है ना। चलिए फिलहाल इसको सही सुमेलित करिए। सभी आर्टिकल्स को, सभी चीजों को बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया गया। देखिए अनुच्छेद 16 का 2 लोक नियोजन में नियुक्ति की बात करता है। ठीक है, बताइए कौन सा इसका सही होगा। सार्वजनिक नियुक्ति आपको कहाँ दिख रही है, बताइए। ये दिख रही है, बस इतना देखिए, फोकस देखिए। अर्जुन की आंख, मछली की आंख, अर्जुन बनिए। सार्वजनिक नियुक्ति कहाँ है, ये है, बस 16 के 2 में ये होगा। अब है क्या स्टेटमेंट 16 के 2 में, तो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म या जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहीं से उस आर्टिकल को भी याद करते चलते हैं हम लोग। ठीक है, 29 का 2, 29 के 2 में बात किसके बारे में की गई थी यार, सोचिए जरा तो। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के बारे में, किसके, अल्पसंख्यकों के। अब अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक और बताइए सांस्कृतिक अधिकार कहाँ कहाँ पर हैं, सोचिए कहाँ कहाँ पर हैं। 29 में शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किए जाने की बात कही गई। किस आधार पर, किसी भी नागरिक को उसके धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर। 29 का 4, 30 के 1 में बताइए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के संदर्भ में बात की गई है। तो किसके, अल्पसंख्यकों के। किस आधार पर अल्पसंख्यक, भाषा या धर्म के आधार पर। तो 30 का 3 होगा, सी का 3। 31, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए कैसे कैसे कौन कौन सा सही हुआ। 16 वाले का 2, बी वाले का 29 के 2 का 4, 30 के 1 का कौन सा है, सी 3 और 31 का पहला। ठीक है, 2 4 3 1 कहाँ पर है, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर ए में है। देखते हैं सही होता है कि नहीं। सही है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, फोकस बनाए रखिए। एक तरफ विभिन्न मौलिक अधिकार हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित अनुच्छेद है। बताया गया कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। सभी कुछ पढ़ाया गया, इसे रिवीजन के पर्पज से देखिए आप। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। बताइए। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 23 बेगार एवं बलात् श्रम की बात करता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम की बात करता है। ठीक है, बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट फिर से वही सुमेलित करवाने वाला आया है। एक तरफ एक सूची है, विभिन्न मामले हैं, दूसरी तरफ अनुच्छेद है उनसे संबंधित। नीचे दिए गए विकल्प के माध्यम से सुमेलित करना है। उपाधियों का निषेध
अनुच्छेद 29 धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 क अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अनुच्छेद 18 और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 26। ऑप्शन है 3 2 1 4, बी 4 3 2 1, सी 2 3 4 1 या डी 3 4 1 2। बताइए कौन सा सही सुमेलित होगा। फिर से पेन लूं कि बता लेंगे आप। पेन ले लेता हूं। उपाधियों के निषेध की, पेन तो ली ही नहीं गई। उपाधियों के निषेध की बात की गई अनुच्छेद 18 में। धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता कौन देता है, अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण कहां पर है, बताइए। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण कहां पर है, अनुच्छेद 26। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21। सही सुमेलित किया है, सोचिए। नहीं, गलत है। ठीक है, कंफ्यूज कभी भी कहीं भी मत होइए, बिल्कुल एकदम सीधी और तरीके वाली बात है। ठीक है, सबसे पहले सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिए और सारी चीज़ों को अच्छे से रिकॉल करिए, कहाँ पर क्या क्या चीज़ बताई गई, किस तरीके से बताई गई, इसको रिकॉल करिए। फिर से सुमेलित करिए इसको, 2 मिनट आराम कीजिए, 2 मिनट सब्र कीजिए और फिर से सुमेलित कीजिए। देखिए सही सुमेलित है, वीडियो को पॉज करके सुमेलित कीजिए इसको आराम से। अल्पसंख्यकों के बारे में बात कौन सा आर्टिकल करेगा, बताइए। अल्पसंख्यकों के बारे में बात कहां पर की जाएगी, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता कहां पे मिलती है, बताइए। चलिए फिर से पेन लेता हूं मैं, सोचिए। ये स्थिति है तो गलत है ना भाई। उपाधियों के निषेध की बात करता है अनुच्छेद 18, ए का 3, ऐसे रखते चलिए, पहले का 3। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 26, है ना, हो गया ना, बताइए। 4। अल्पसंख्यकों की भाषा के संरक्षण का अधिकार किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 29 यानी कि सी का 1। शिक्षा का अधिकार आया क्या बोलेंगे दूसरे वाले में, अनुच्छेद 21 क में यानी कि 2। 3 4 1 2। थोड़ा सा सीरियस रहा करिए, ठीक है। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ विभिन्न केस हैं, अब एक तरफ विभिन्न प्रावधान हैं और दूसरे तरफ इनसे संबंधित केस या फिर संवैधानिक संशोधन है। ठीक है, पहला है ए, मौलिक कर्तव्य मिनरवा मिल केस। दूसरा है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संविधान का अनुच्छेद 23। मूल ढांचे का सिद्धांत, संविधान का 42वां संशोधन। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, केशवानंद भारती केस। कूट है ए 3 4 1 2, बी 4 3 2 1, सी 2 1 4 3 या फिर डी 1 2 3 4। बताइए कौन सा सही सुमेलित कौन सा सही सुमेलित कह रहा हूँ, सुमेलित कीजिए। देखिए मौलिक कर्तव्य कहाँ पर दिए हुए, बताइए कब जोड़े गए थे हमारे संविधान में। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, ए का 3। ठीक, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, इसके बारे में कब बात कही गई थी, किस केस में बात की गई थी, तो केशवानंद भारती वाले वाद में इसके बारे में बात कही गई थी। मूल ढांचे का सिद्धांत कहां पर आया, मूल ढांचे का सिद्धांत भी केशवानंद भारती में के बाद में आया था। इसके बाद मिनरवा मिल केस में इसको जो है पूरी तरीके से क्या कहते हैं वेरीफाइड भी कर दिया गया था। तो केशवानंद भारती केस होगा, कहीं मिलेगा आपको, कहीं मिनरवा मिल्स मिलेगा। जहां दोनों मिले वहां पर विकल्पों के आधार पे आप इनका चयन करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर सेट हो रहा है मूल ढांचे का सिद्धांत का अधिकार जो है वह मिनरवा मिल केस में जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सी का 1। उसके बाद इंसानों के अनैतिक व्यापार, ठीक है, दुर्व्यापार को निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में यानी कि 2 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मिनरवा मिल केस कब का है बता दीजिए जरा कमेंट करके, बताया गया है आपको। विभिन्न वाद हैं, देखिए किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, ए केशवानंद भारतीवाद, बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, सी गोलकनाथवाद या फिर डी सज्जन कुमार वाद। अब यहाँ पर इस प्रावधान को या मौलिक अधिकारों में संशोधन के इस अधिकार की शक्ति को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कुछ केसेस हैं, देखिए पहले तो इसका आंसर कर लेते हैं। केशवानंद भारतीवाद में जो है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्रदान कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने सीमित अर्थों में। ठीक है,
सीमित अर्थों में कहने का अर्थ यह था कि वह जो है संसद जो है वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती है। यह बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, कब? 1973 में। इसके पहले की बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। कुछ केसेस हैं, महत्वपूर्ण हैं, इनके नाम भी मैं लिखूंगा, आप नाम और समय को भी ध्यान में रखते चलिएगा। सबसे पहले 1951 के समय का एक वाद है। कौन सा? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, कब का केस है? 1951 का। इसके बाद एक 1965 का केस है, 1965 का केस है। कौन सा केस है बताइए? सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान। ठीक है, RAJ लिख दूं, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य। ठीक है, इन दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने तो यह कह दिया, ठीक है, शुरू के ये दोनों केस थे, इन दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि संसद जो है वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो 1965 तक संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती थी, उसके पास अधिकार था। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद 1967 1967 में गोलकनाथ का यह वाद आता है। ठीक है, 1967 में गोलकनाथ का वाद आता है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस इस पंजाब राज्य के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से डिसीजन को, अपने पिछले निर्णय को पलट दिया और कहा कि संसद जो है वह मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके बाद वाद आता है केशवानंद भारती का 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है वह सीमित अर्थों में, सीमित शक्तियों के साथ मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। कौन से अर्थ उसको सीमित करेंगे? तो संसद जो है वह संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं करेगी। और यह आधारभूत ढांचा क्या होगा? तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर निर्धारित करती रहती कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, चलें, याद रहेगा ना, याद कर लेना, सन के साथ मैचिंग का भी आता है कभी कभी। यहां पूछा जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत या बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? ए. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी. सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, सी. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या फिर डी. शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो किसमें किया था बताइए? केशवानंद बनाम केरल राज्य में संसद ने मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आगे चल करके मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में इसको प्रतिपादित या फिर इसकी पुष्टि कर दी थी। नेक्स्ट, मूल अधिकार से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। ए. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ राज्य, या फिर डी. A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। बताइए कौन सा किस क्रम में आएगा? मैंने कहा ना, पूछ लेता है क्रम भी कभी कभी, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं इसका क्रम। ठीक है, गोलकनाथ का केस कब का था? तो 1967 का था। केशवानंद भारती का केस कब का था? 1973 का था। मिनर्वा मिल्स का केस 1980 का था। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का केस कब का है? 1950 का है। ठीक है, अब आप सुमेलित कर लेंगे ना, तो जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर C, D, A, B, C। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, पूछा जा रहा है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ए. यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, बी. यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, सी. यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, या डी. यह न तो मूल अधिकार है न ही विधिक अधिकार है। कुछ नहीं, संविधान के 44वें संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से हटा करके उसको विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको डाल दिया गया संविधान के भाग 12 में। ठीक है, जहां पर क्या है? भाग 12 में क्या है बताइए? भाग 12 में वित्त, संपत्ति, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। यह है इस चैप्टर का नाम। संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया या 300 ए में डाल दिया गया संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों से
हटाते हुए। ठीक है, समझ में आ गया। यह एक विधिक अधिकार है और यह सभी व्यक्ति को प्राप्त है, सभी नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी विरोध का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, या डी धर्म का अधिकार। सभी बताया गया, कौन कौन कहां से कहां तक है ये भी बताया गया है। नहीं देखा है जाके देखिए, इतना टाइम वेस्ट लेक्चर पे क्यों करना है जब आपको याद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है, विरोध का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जोश थोड़ा सा डाउन हो रहा है क्या? 1 मिनट रुकिए तो पानी पी के आता हूँ। जा कहीं नहीं रहा हूं पानी पीने, यहीं बॉटल वोटल लेके बैठा हूं अपनी। ना आपको जाना है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? ए समान आवास का अधिकार, बी समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अभी तो मजा वाला काम आया है मेरे, अब मैं मजा लूंगा, आप लोग सॉल्व करिए। बताइए निम्न में से कौन सा अधिकार जो है वह संविधान जो है वह प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए सही, समान आवास का अधिकार। आश्रय का अधिकार मैंने बताया था चमेली सिंह वाले वाद में। हाँ, चालाकी मत करिएगा। समान आवास का अधिकार थोड़े है कि किसी का घर जो है 4x4 का है तो आपका घर भी 4x4 का ही होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? यह थोड़ा सा बताने वाला आ गया मेरा काम यार। नागरिकों को कौन सा अधिकार जो है वह नहीं दिया गया है? ए देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, लिंग की समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताइए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूचना का अधिकार जो है यह डायरेक्ट हमको नहीं दिया गया है, यह जो है प्रत्याभूत है अनुच्छेद 19(1)(a) में। ठीक है, गारंटीड नहीं है, पढ़ने से हमें समझ में आता है सूचना के अधिकार के बारे में। ठीक, नेक्स्ट देखें। चलिए, पूछा जा रहा है कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि पहला, इससे वाक स्वतंत्रता एवं और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। या तीसरा, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। इन वक्तव्यों में से कौन सा सही बताइए? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 3, या फिर डी कोई भी सही नहीं है। बताइए। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 3 के तीनों कथन जो है वह सही है। आप किसी को फोर्स करेंगे कुछ गाने के लिए तो वह उसके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। अब किसी का धर्म उसको इजाज़त नहीं दे रहा है कि वह जो है कोई श्लोक गाए, तो वह उसके अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का भी तो उल्लंघन होगा। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई विधिक उपबंध है ही नहीं। ठीक है, तो फालतू के नेता नगरी में मत पढ़िए, पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट, राष्ट्रगीत है क्या वैसे जरा कमेंट करके बताइए तो, जनगण मन या फिर वंदे मातरम? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? ए विधि के समान संरक्षण का अधिकार, बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर डी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। बताइए कौन सा एक अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। बाकी अधिकार जो यहाँ पे दिए हुए हैं, चाहे भेदभाव के विरुद्ध अधिकार हो या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हो या सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार हो, यह भारतीय नागरिकों को यानी हमको आपको प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यहीं पे आ जाता है एक बात कि कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है और कौन सा अधिकार जो है वह भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसकी लिस्ट है पूरी हमारे पास, ये लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं पेन लेता हूं और बताता हूं आपको। देखिए यह किस चीज की लिस्ट है, पहले तो ये देख लीजिए। संविधान में प्रदत्त वे अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, यानी कि जो सिर्फ हमको प्राप्त है। सबसे पहले अनुच्छेद 15, अनुच्छेद याद कर लीजिए, बाकी तो आपको सब बताया गया है। अनुच्छेद 16, बाहर टाइप मास्टर, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30,
इसके अलावा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान का अधिकार, संसद और राज्य विधायकों के सदस्य के रूप में चुने जाने का अधिकार, राष्ट्रपति जैसे सार्वजनिक पद को धारण करने का अधिकार। ठीक है, हालांकि इसमें जन्म से या प्राकृतिक रूप से दोनों तरीके से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति जो है वह राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होगा। ठीक है, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से अमेरिकी नागरिक को ही वहां का राष्ट्रपति बनाया जाता है। फिलहाल यह सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, 15, 1, 16, 3, 19, उसके बाद कौन सा बताइए, उसके बाद 29 और 30। यह सभी केवल व्यक्तिगत रूप से हम ही आपको प्राप्त है, विदेशी व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यार। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अधिकार, स्क्रीनशॉट लेकर रख मत दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? ए, विधि के समक्ष समानता, बी, दूसरा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तीसरा देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चौथा चुनाव लड़ने का अधिकार। कूट के माध्यम से उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। ऑप्शन है ए 1, 3, 4, बी 1, 2, 4, सी 1, 2, 3 या डी 2, 3, 4। बताइए कौन सा जो है यहाँ पर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4। ठीक है, यह अधिकार जो है वह भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी, देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, सी, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार या डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। बताइए कौन सा अधिकार है जो सभी को प्राप्त, गैर नागरिकों को यानी कि विदेशियों को भी प्राप्त है? कौन सा है? संपत्ति, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार मैं कह रहा हूं, यानी कि अनुच्छेद 32। कैसे? तो कुछ अधिकार उनको दिए गए हैं ना, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा तो उनको लागू करवाने का अधिकार उसे सुप्रीम कोर्ट के पास है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार उनके पास भी, यानी कि गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए, विधि के समक्ष समता के अधिकार के लिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार के लिए, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 अपना नहीं कर सकता है दावा। देखते हैं यही वाला है कि दूसरा वाला है? अरे यही वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को किसी राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किसी या किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार होगा। सिंपल सी बात है, इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे पढ़ा करिए। एक साइड का पेन लीजिए और ऐसे 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 ऐसे, जैसे इधर का लेफ्ट वाला कर दिए ना, तो इधर का ये लेफ्ट वाला कर दीजिए, ऐसे 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 काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। अब पढ़िए प्रश्न को, अब मजा आएगा। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभ का हकदार हो जाता है? सिंपल सी बात है, ऑप्शन के चक्कर में, ऑब्लिक ऑब्लिक के चक्कर में बस कंफ्यूजन वाला व्यवस्था हो जाता है। पहला है कि यह संप्रदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। बताइए कौन से आर्टिकल में है? दूसरा, भारत का राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। तीसरा, यह संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। भारत का राष्ट्रपति स्वयं किसी को लोकसभा में प्रतिनिधि मनोनीत नहीं कर देता। इसके लिए एक प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद कौन सा है बताइए लोकसभा में मनोनीत करने का? अनुच्छेद 331। और किसके लिए था? सिर्फ और सिर्फ एंग्लो इंडियन के लिए, जिसको कि समाप्त कर दिया गया। अब किसी को भी नियुक्त नहीं कर सकता। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? संविधान संशोधन नंबर 104 के द्वारा इस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन के लिए जो 2 सीटें आरक्षित थी, जिनको 2 लोगों को जो नियुक्त कर सकता था ना राष्ट्रपति, उसको भी समाप्त कर दिया गया। फिलहाल
यह संप्रदाय यानी अगर किसी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है या अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया जाता है तो वह जो है किसी विशेष शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकता है, उसका संचालन कर सकता है। ऐसी बात कहाँ पे कही गई? ऐसी बात आर्टिकल नंबर 30 को जरा पढ़िए तो वहाँ पर दी गई है। अब 15 पॉइंट ये कार्यक्रम क्या है बताइए? अब हम और आप जानते नहीं है 15 पॉइंट कार्यक्रम क्या है। तो 2006 में, कब? 2006 में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए, ओबीसी वर्गों के लिए काम करने के लिए, उनके कल्याण करने के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत यह संप्रदाय भी चला जाएगा, याद करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें अगले प्रश्न पर। पूछ रहा है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। ए 1971 में, बी 1976 में, सी 1989 में या डी 1981 में, 1979 में या फिर 1981 में। 89 बोलते ना यार, 79 बोलते हैं। ठीक, चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने जो है वह 1976 में पारित किया था। देखिए एक अध्यादेश जारी किया था पहले, कब? 1975 में। अध्यादेश के माध्यम से इस बंधुआ मजदूरी को जो है समाप्त किया गया था और इसी दिन से इसको प्रभावी भी कर दिया गया था। एक डेट है 25 अक्टूबर, इसको मत याद रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अध्यादेश आता है बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1975 में। उसके बाद आगे चल करके 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम आता है, जिसके बाद बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि इनको वो तो करा दिया गया, मुक्त तो करा दिया गया, बंधुआ मजदूरी तो इनकी बैन कर दी गई। कोई बंधुआ मजदूरी करते मिला उसको सजा दे दी, कोई करवाता मिला उसको सजा दे दी गई। वो मजदूर बेचारा करेगा क्या, उसके लिए भी इंतजाम इस बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में किया गया। ठीक है, इनके पुनर्वास का भी इंतजाम कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ए भारत के संविधान के द्वारा, बी 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, सी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा या डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। बता दीजिए। तो पता तो है नहीं हमको, आपको कुछ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मना जरूर होगा, इतना अंदाजा हम आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो संविधान के द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, सभी के माध्यमों से जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम के उपयोग को निषिद्ध किया गया। संविधान में कहाँ पे? तो आर्टिकल नंबर 24 में। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के किस निर्णय के द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था वह था MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य का निर्णय। नाम याद रखिएगा, MC मेहता का नाम आप लोग अब सुने ही होंगे, मेहता। ठीक है, अभी स्पेलिंग नहीं आती मुझे मेहता की भाई, हिंदी में लिख दो MC मेहता। ठीक है, कब का केस था? 1996 का। इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण उद्योगों में काम करने के लिए निषिद्ध कर दिया था। और संयुक्त राष्ट्र के अपने चार्टर के द्वारा, एक चार्टर नहीं, ICCPR करके एक चार्टर है, पढ़ लीजिएगा, ध्यान नहीं आ रहा अभी पूरा अच्छे से डिटेल में इसके बारे में। ठीक है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं ICCPR को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा भी जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम को निषिद्ध किया गया है। इवन जो ICCPR है उसके अनुच्छेद 24 में ही यह बात कही गई है और भारतीय संविधान के भी अनुच्छेद 24 में यह बात कही गई है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है, पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पूर्ति कीजिए डैश बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ए विश्वास, बी अधिकार, सी नैतिकता या डी कार्य। तो अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। यह एक स्टेटमेंट है किसका? अर्नेस्ट बार्कर का। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? ए अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, बी अधिकार व्यक्तिगत हैं और अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं, सी नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, या डी राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो भारत के संदर्भ में या किसी भी देश के संदर्भ में एवं व्यक्तिगत रूप से भी अधिकार और कर्तव्य जो है वह आपस में सह संबंधित होते हैं। अभी अभी पिछला स्टेटमेंट भी हमने पढ़ा जिसमें था कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो परछाई भी बिना मनुष्य के बेकार है। ठीक है, मतलब बिना किसी
जीव के बेकार है। ठीक है, किसी मतलब बिना किसी की भौतिक उपस्थिति की परछाई कैसे बनेगी यार, अब समझा करो इतना। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार अधिकार और कर्तव्य जो है वह एक दूसरे के साथ सह संबंधित है। एक ही वस्तु के दो चरण हैं, अधिकार और कर्तव्य। ठीक है। चले अगले पार्ट पर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ए, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। बी, अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। या डी, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। कई बार इसके बारे में बात हो चुकी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेवा के अधिकार की अवधारणा कब प्रारंभ हुई। सेवा का अधिकार है क्या, कौन सी वाला है, पहले ये बता दो आप। सिटीजन चार्टर, अब लगा नाम सुना सुना, उसी को बोला जाता है सेवा का अधिकार। इसके लिए बिल लाने की कोशिश भी हुई थी 2011 में, लेकिन पास नहीं हो पाया था। बाद में मध्य प्रदेश, बिहार आदि विभिन्न राज्य अलग अलग अपना सिटीजन चार्टर जो है वह ले करके आए थे। फिलहाल सेवा के अधिकार की अवधारणा शुरू कहाँ से हुई थी। ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। बी, स्विट्जरलैंड में। या डी, सी, ग्रेट ब्रिटेन में। या फिर डी, चीन में। बता दीजिए कहाँ पे शुरू हुई थी। इसी के साथ में इस पूरे डिस्कशन को या मूल अधिकार के भाग को हम लोग समाप्त कर देंगे अपने डिस्कशन वाले पार्ट में। ठीक है, संविधान से नहीं कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ग्रेट ब्रिटेन में शुरुआत हुई थी सिटीजन चार्टर की 1991 के आसपास। तो फिलहाल इस पूरे डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।